हाय एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में तुर्क्स इन्वेजन को देखा था और देखा था कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को हराकर मोहम्मद गौरी यहाँ पर एक तरह से रूल स्थापित करने की कोशिश करता है। आज उसी चीज़ को हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आज हम अपने दिल्ली सल्तनत कैसे उभर के आई, दिल्ली सल्तनत का कैसे राइज हुआ, दिल्ली सल्तनत कैसे इस्टेब्लिश हुई, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले। कंप्लीट दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती हैं। हम कंप्लीट दिल्ली सल्तनत को 2 लेक्चर में कवर करेंगे, मतलब कह सकते हो 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। तो आज के पार्ट में हम देखेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई, उसमें एक इम्पोर्टेंट और जो फर्स्ट डायनेस्टी थी सिलेब डायनेस्टी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर खलजी रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे और बाद बाकी का हम उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा उसमें हम कवर कर रहे होंगे। 2 लेक्चर में हम कंप्लीट दिल्ली सल्तनत कर लेंगे। और आप सभी को पता ही, जो हम अर्जुन बैच कर रहे हैं ये एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए डेडिकेटेड है। लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, एनटीपीसी, सभी के लिए उतना ही यूजफुल रहने वाला है। हम जो ये सिलेबस कर रहे हैं डिटेल में हम कवर कर रहे हैं हर लेक्चर के अंदर। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि कैसे 1000 एडी से लेके 1200 जो एडी का टाइम पीरियड था वहाँ पर स्ट्रगल चलता है। किस चीज़ का स्ट्रगल चलता है? तो आपका जो नॉर्थ इंडिया था उस पर डोमिनेशन को लेके स्ट्रगल चलता है। ये नोट डाउन मत करो, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो आपका एक पीरियड था जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के भी आए हैं कि 1000 एडी से लेके 1200 एडी तक कैसे स्ट्रगल चलता रहता है नॉर्थ इंडिया पर डोमिनेशन को लेके कि भाई हम रूल करेंगे कि हम रूल करेंगे। अभी इसी पीरियड के वक्त या इससे पहले जब हम ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्रतिहाराज यहाँ पर वीक हो गए, पालाज यहाँ पर वीक हो गए, राष्ट्रकूट यहाँ पर वीक हो गए और कैसे यहाँ पर राइज हुआ किनका, राजपूत स्टेट्स का। और जब हमने देखा कि राइज हुआ यहाँ पर राजपूत स्टेट्स का तो वहाँ पर फिर हम देखते हैं तुर्क्स इन्वेजन का। पहले यहाँ पर महमूद आता है गजनी का, वो अटैक करता है। लगभग पूरा उसका जो मेन फोकस होता है किस पे होता है? लूट पे होता है। प्लंडर करता है भारत को, 17 बार अटैक करता है। तो आपको पता होना चाहिए पेपर में कि कितनी बार अटैक करता है। और वो आप मुझे कमेंट करके बताओ, लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि जो सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है वो कौन सा अटैक होता है और कौन सी सन में वो सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने तुर्किश इन्वेजन में पढ़ा। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा हमने कि मोहम्मद गौरी यहाँ पर आता है और पृथ्वीराज चौहान को हराता है। और बेसिकली वो क्या था? महमूद ऑफ गुड़ था। गुड़ एक बेसिकली जगह का नाम है, वहाँ का वो महमूद था। ठीक है, तो वहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे की स्टोरी हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब मोहम्मद गौरी आता है तो 1191 में 91 में एक बैटल ऑफ तरायन होता है जिसमें पहले तो पृथ्वीराज चौहान हरा देता है मोहम्मद गौरी को, लेकिन फिर उसके बाद जो सेकंड बैटल ऑफ तरायन होता है वहाँ पर पृथ्वीराज चौहान खुद हार जाते हैं और बाद में एक कॉन्स्पिरेसी के चलते उनकी मृत्यु भी करा दी जाती है। अब यहाँ पर जो साउथ नॉर्थ इंडिया का डोमिनेशन था, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये मोहम्मद गौरी कभी वापस चला जाता, कभी यहाँ पे आ जाता। इसने एक स्लेब था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। उसको यहाँ पर नॉमिनेट कर रखा था कि भाई ठीक है, तुम यहाँ पर अपनी तरफ से एक, अगर आप बोल सकते हो, जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एडमिनिस्ट्रेटर था किसका? महमूद ऑफ गुड़ का। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर असली डोमिनेशन आपका जो शुरू होता है नॉर्थ इंडिया में वो 1206 एडी में होता है। कब शुरू होता है नॉर्थ इंडिया में असली डोमिनेशन? कि ये जो डोमिनेशन का जो स्ट्रगल है वो फाइनली खत्म होने जा रहा है और यहाँ पर एक पहली सल्तनत की शुरुआत होने जा रही है 1206 में, जहाँ पर एक मृत्यु हो जाती है किसकी? मोहम्मद गौरी की। और जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है तो जो स्लेब अपॉइंट कर रखा था मोहम्मद गौरी ने, वो अपने आप को राजा यहाँ पर घोषित कर देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत का मैं यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का ओवरव्यू देखें तो सबसे पहली जो डायनेस्टी है जो रूल करती है, जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, एक तो है यहाँ पर सिलेब डायनेस्टी जिसका रूल रहा 1206 से लेकर 1290 तक। इसके बाद आती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, द खिलजी डायनेस्टी, जिसका रूल रहा यहाँ पर 1290 से लेके 1320 तक। उसके बाद आपकी आती है तुगलक डायनेस्टी जिसका रूल रहा यहाँ पर 1320 से लेके यहाँ पर 1412 कर लो, क्योंकि 2 साल जनरली किसी का बीच में रूल नहीं रहा था। ठीक है, तो 1412 तक यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी का यहाँ पर रूल रहा। कभी कभी पेपर में 1414 भी दे देता है,
तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1414 से लेकर 1451 तक। फिर लोधी डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1451 से लेकर 1526 में तक। और 1526 में इब्राहिम लोधी को मारकर एक नई एम्पायर की शुरुआत होगी, मुगल एम्पायर की। वो आने वाले लेक्चर्स में हम उन सब चीज़ों को भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में बेसिकली 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है, इन 5 डायनेस्टीज के बारे में हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हिंदी मीडियम वाले देख सकते हो कि गुलाम राजवंश। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो स्लेव डायनेस्टी थी, इसको मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मामलुक, MAMLUK, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, ध्यान रखना कभी अगर आपसे पूछ ले। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी आती है, उसके बाद तुगलक राजवंश आता है, फिर सैयद राजवंश आता है, फिर यहाँ पर लोधी राजवंश आता है। तो सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी मतलब कौन सी डायनेस्टी फॉर्म होने जा रही है, जिस जो अभी मैं आपको बता रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी यहाँ पर फॉर्म होने वाली है। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक रहा। तो स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। स्लेव डायनेस्टी को इल्वरी या मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये चीज़ नोटेड है और ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं कि किस डायनेस्टी को मामलुक या इल्वरी डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो अब इसके जो फाउंडर हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। तो देखो, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यूपीएससी वगैरह के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बट सीजीएल में मीन्स की तैयारी करो, अगर आप जैसे एमटीएस कर रहे हो, सीजीएल भी दो, तो मीन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट मैं एक जनरल चीज़ें बताते हैं, वो आप अभी नोट डाउन मत करना, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो फाउंड की, कैसे कर दी, कहाँ से आया था, कब आया था, कैसे चीज़ें हुई, उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो, 1192 में आप सभी को पता है 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तरायन होता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और इस सेकंड बैटल ऑफ तरायन में क्या करता है? मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। तो जब यहाँ पर 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, तो 1192 में ही एक यहाँ पर मामलुक जनरल होता है। मामलुक जनरल, मामलुक बोला जाता है स्लेब को। किसको बोला जाता है? स्लेब को बोला जाता है। तो बेसिकली एक स्लेब होता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 में अपॉइंट करता है। ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इतना डेप्थ में हो सकता है कि नहीं पूछेगा आपके पेपर में, तो इसे आप स्किप कर सकते हो। जस्ट समझो यहाँ पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक को 1192 में वो अपॉइंट करता है इंडिया में इंडियन अफेयर्स संभालने के लिए। और ये माना जाता है कि 2 साल के लिए जो यहाँ पर मोहम्मद गौरी है वो वापस चला जाता है, लेकिन 1194 में फिर वापस आता है और बैटल ऑफ चंदाबर होता है, जिसको हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो हमारा यहाँ पर मेन टॉपिक मोहम्मद गौरी नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए। अब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1192 से लेके यहाँ पर 1206 तक रहता है और एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है गुरीद डायनेस्टी की, जो कि आपका मोहम्मद गौरी किससे बिलोंग करता था? गुरीद डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो एक तरह से मान सकते हो उसका स्लेव था, इंडियन अफेयर्स देख रहा था और एडमिनिस्ट्रेटर का काम कर रहा था इंडिया में रह के। तो यहाँ पर बहुत सारे ये भी एक्सपेडिशन करता है, बहुत सारी जगहों को अपनी टेरिटरी में बढ़ाने की कोशिश करता है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर आपको वो सारी जगह याद रखने की जरूरत नहीं है, वो आपके पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। लेकिन हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक 1192 में ही भारत आ गया था, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर डेथ हो जाती है मोहम्मद गौरी की, कब यहाँ पर मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है? 1206 में हो जाती है। तो जब डेथ होने के बाद अब क्या करता था? जैसे मोहम्मद गौरी की मैं एक पॉलिसी बताता हूँ, वो डिफरेंट जगह जाता था, डिफरेंट टेरिटरी को अपने यहाँ मिलाने की कोशिश करता था और हर एक स्लेब को वहां पर अपॉइंट कर देता था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी एक तरह से स्लेब ही था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जितने भी स्लेब थे अलग अलग जगह, सब अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर साबित कर देते हैं और अपनी अपनी एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक भी अपनी एक डायनेस्टी इस्टेब्लिश करता है जिसका नाम था स्लेब डायनेस्टी, और जो कि कहाँ पे रूल करती है? दिल्ली में। ये उस वक्त, ये मानो उस वक्त तक आते आते दिल्ली मैन बन गया था। जो दिल्ली में राज करेगा, कहने का मतलब वो नॉर्थ इंडिया में राज करेगा। तो ये दिल्ली में बेसिकली दिल्ली सल्तनत के अंदर एक नई डायनेस्टी की शुरुआत होती है। उस डायनेस्टी का क्या नाम था? स्लेब डायनेस्टी। और कब फाउंड करता है? मोहम्मद गौरी की डेथ होती है 1206 में, तभी ये उसे फाउंड करता है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी, किस तरह से ये एक नई डायनेस्टी फाउंड करता है और दिल्ली में एक दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर पहली बार शुरुआत होती है। अब यहाँ पर कुछ आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से
जो सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसने जो टाइटल है लख वक्स का, वो कब अज्यूम, मतलब लख वक्स का जो टाइटल है वो किसने अज्यूम किया? तो लख वक्स का जो टाइटल है यहाँ पर, वो यहाँ पर कौन अज्यूम करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर अज्यूम करता है। वाइस रॉय बोलो, गवर्नर बोलो, या यहाँ पर सिलेब बोलो, ये किसका था? मोहम्मद गौरी का था। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद इसने दो मस्जिद बनवाते हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये मस्जिद बनवाता है कुब्बत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में स्थित है, एक बनवाता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि इस वक्त अजमेर में यहाँ पर स्थित है। तो ये चीज़ यहाँ पे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद ये कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी शुरू करता है। और अगर कभी आपसे पूछे कि कुतुब मीनार फिनिश कौन करता है, तो वो अभी मैं आगे बताऊंगा जब आगे हम इल्तुतमिश के बारे में पढ़ रहे होंगे। लेकिन अब जैसे कोई बिल्डिंग है, उसकी नींव कोई और इंसान रख दिया और उसकी डेथ हो जाए और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कोई और कराए, तो वही वाली बात है कि जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है वो शुरुआत किसने कराई थी? तो वो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी। और कभी ये पूछे कि कुतुब मीनार का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया, तो कुतुब और कुतुबुद्दीन ऐबक से एसोसिएट मत कर देना, अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा देना। इसने जो कंस्ट्रक्शन कराया था वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के उस पर, मतलब ये जो सूफी सेंट थे इनके नाम पर इसने इसका कंस्ट्रक्शन कराया था, ये ध्यान रखना। और 1210 में डिफरेंट इंजरीज के जरिए, मतलब बेसिकली ये चौगान खेल रहा था और ये गिर जाता है जिसकी वजह से डिफरेंट इंजरीज हो जाती हैं। और आपको पता है उस वक्त उतने अच्छे डॉक्टर्स तो थे नहीं, जिसकी वजह से इसकी 1210 में डेथ हो जाती है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि यार अब इसकी डेथ हो गई तो अब रूल कौन करेगा। और खासकर जैसे अब जैसे किसी की अभी, चलो ठीक है उस चीज़ को छोड़ते हैं यार, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1210 में जब उसकी डेथ हो जाती है तो आराम शाह जो कि इसका बेटा था, जो कि उसको राजा बना दिया जाता है। बेसिकली यही चलता था कि ठीक है भाई जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा, तो आराम शाह को राजा बना दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ कुछ दिन के अंदर ही पता चल जाती है कि भाई ये राजा बनने के लायक नहीं है, ये क्या है, असक्षम है, इनकॉम्पिटेंट है, या एक बहुत ज़्यादा वीक रूलर है। और भैया इसको अगर दिल्ली का सुल्तान बनाए रखा तो जल्दी स्लेव डायनेस्टी का कोई ना कोई आके सुपड़ा साफ कर देगा, कोई ना कोई आके इसे खत्म कर देगा। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटेंट रूलर की तलाश थी कि भाई अब मेन चीज तो ये आ गई ना कि अगर ये नहीं तो फिर कौन वे, वो वाली एक आपने मीम सुना होगा ना, मैं नहीं तो कौन वे, कि जब यहाँ पर आपका आराम शाह नहीं तो कौन किसको बनाना है। तो इसका एक सन इन लॉ था इल्तुतमिश। कौन था इसका सन इन लॉ? यहाँ पर इल्तुतमिश। तो यहाँ पर इल्तुतमिश को बुलाया जाता है और इल्तुतमिश को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इल्तुतमिश वाकई में एक कॉम्पिटेंट राजा था और अपने आप को इस चीज़ से कई बैटल्स में उसने प्रूफ भी किया है। जैसे मंगोल्स को कई बार हराया है। मंगोल्स बेसिकली मंगोल्स का बहुत ज़्यादा खतरा रहता था दिल्ली सल्तनत को, बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि मंगोल से लड़ाई हुई है, ठीक है। तो मंगोल से भी इसने कई बार हराया, मतलब कई बार यहाँ पर डिफेंड किया। और बेसिकली एक चंगेज खान का मंगो बेसिकली ये डिफेंड करता है, लिख लो ये बात, ये जो इल्तुतमिश है ये डिफेंड करता है दिल्ली सल्तनत को, किससे? डिफेंड फ्रॉम मंगोल अटैक, मंगोल अटैक, ये चीज़ लिख लो। और साथ में बेसिकली एक चंगेज खान का इन्वेजन हुआ था, काफ़ी खतरनाक रूलर था चंगेज खान भी। चंगेज खान को इन्वेजन से भी ये बचाता, चंगेज खान को हरा के वापस भेज देता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इल्तुतमिश था वो बेसिकली एक काफ़ी कॉम्पिटेंट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर था और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम किए। जैसे पहले कैपिटल होती थी लाहौर, इसने लाहौर से कैपिटल को बदल के कहाँ किया? दिल्ली में ये कैपिटल को कर देता है। और जिसकी शुरुआत, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक रखता है, जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक कराता है कुतुब मीनार का, उसका जो फिनिश है, उसका जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कौन कराता है यहाँ पर? तो कुतुब मीनार का जो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कराता है वो यहाँ पर यही कराता है, इल्तुतमिश, ठीक है। और देखो एक दो बार सवाल बने कि जो आपकी कुतुब मीनार है वो किस आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है? तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। एक चीज़ ध्यान ये रखना, कभी अगर हाइट पूछ ले तो 73 मीटर, और अगर फिट में पूछ ले तो 239.5 फिट है। ये पेपर में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर ये डेटा लिखा गया। ये मानो कि स्लाइड पे तो मैं वही लिख के लाया हूँ जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं जो आपको स्टोरी बता रहा होता हूँ वो थोड़ा डेप्थ में कभी कभी बता देता हूँ, वैसे मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा डेप्थ में ना जाऊँ। और मैं बता भी देता हूँ, आपको बोल भी देता हूँ कि भाई ये चीज़ मत लिखो, ये लिख लो। जैसे मैंने बताया कि यहाँ मंगोल्स के अटैक से इसने डिफेंड किया, तो ये लिख लो। चंगेज खान के अटैक से इसने दिल्ली सल्तनत को डिफेंड किया, ये लिख लो। ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली ये क्या करता है,
एक चहलगानी की शुरुआत करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तुर्कान ये चहलगानी या चहलगानी बोल लो या ग्रुप ऑफ 40 बोल लो या एक तरह से 40 लॉयल स्लेव्स की आर्मी बोल लो, जो कि आगे चल के दिल्ली सल्तनत के लिए ही खतरनाक साबित होती है, जिसके बारे में आगे चल के हम पढ़ रहे होंगे। यहाँ से एक बेसिकली बलवन निकलेगा और सुल्तान बनेगा, अपने आप को सबको मार देगा यहाँ पर। वो सारी चीज़ें आगे अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन चहलगानी की अभी शुरुआत किसने की है? चहलगानी में 40 लॉयल स्लेव्स रहेंगे, जो कि स्ट्रॉन्ग स्लेव्स होते थे। उनको यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट मतलब रखा जाता था इस आर्मी में। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि चहलगानी या ग्रुप ऑफ 40 या 40 लॉयल स्लेव्स, जिसको चहलगानी बोलते हैं, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत यहाँ पर इल्तुतमिश ने की थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अगर आपसे कभी पूछे कि इक्ता सिस्टम की शुरुआत किसने की, तो इक्ता सिस्टम, अब देखो क्या होता है, डेफिनेटली मैं आपको बताता, लेकिन फिर आप बोलोगे भैया बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हो, आपके पेपर में वहाँ से आएगा भी नहीं और हमारी स्टोरी के लिए उतना रिलेवेंट भी नहीं है। बस ये ध्यान रखो कि कभी अगर आपके पेपर से पूछे कि इक्ता सिस्टम की शुरुआत किसने की थी, तो इक्ता सिस्टम की यहाँ पे शुरुआत कौन करता है? इल्तुतमिश करता है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर ये दो कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टंका, आपसे पेपर में पूछ लेगा टंका किसका होता है, सिल्वर का या कॉपर का? तो टंका होता है सिल्वर का। ऐसे एस के बाद टी आता है, तो सी से सिल्वर, फिर उस टंका, इस तरह से याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पर जीतल, एक कॉइन का नाम था जीतल, जो कि किसका था? कॉपर का था। अगर आपने सिल्वर टंका याद कर लिया तो जीतल है कॉपर का होता है, ये तो अपने आप ही मतलब आपको याद हो जाएगा। ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही रहता है कि टंका सिल्वर का होता है या कॉपर का होता है। तो एस टी से याद कर लो, आराम से आप आराम से यहाँ पर याद कर सकते हो। तो ये बेसिकली दो तरह के कॉइन भी इंट्रोड्यूस करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली यहाँ पर एक थर्ड बैटल ऑफ तरायन होता है। जैसे दो बैटल तो हम देख चुके हैं। फर्स्ट बैटल 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान किसको हराता है? जल्दी रिकॉल करो अपने माइंड में। पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराता है। दूसरा बैटल 1192 में, जहाँ पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ तरायन होता है 1215 में। और पता है ये याल्डोज कौन था? ठीक है, चलो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो यहाँ पर। ही सेव्ड दिल्ली। तो बेसिकली ये बहुत ध्यान रखो कि इसने याल्डोज को हराया था 1215 में, बैटल ऑफ तराइन में। कौन सी बैटल में? थर्ड बैटल में। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द रेथ ऑफ चंगेज खान। बहुत ही मतलब एक तरह से बोल सकते हो ना, एक प्रकोप लाने वाला इंसान था चंगेज खान। उसके एकदम प्रकोप से बचाया या उसके इन्वेजन से बचाया। बस सिंपल वर्ड्स में याद कर लो कि इन्वेजन से बचाया। इंडिया में अटैक करना चाह रहा था, घुसना चाह रहा था, और इसने उसे भगा दिया था, बेसिकली डिफीट कर दिया था, ठीक है। कभी अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि इल्तुतमिश की जो टॉम्ब है वो 1235 में यहाँ पे बनाई गई थी और कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ध्यान रखना। और यहाँ पर एक बार पूछा गया था कि निजाम उल मुल्क जुनैदी कौन था, तो ये इल्तुतमिश का वजीर था। अब बहुत सारी टेरिटरी इसने अनेक्स्ट की थी। यहाँ पर अगर हम यूपीएससी कर रहे होते तो हम उन टेरिटरी के बारे में जरूर पढ़ते, लेकिन अभी हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखो कि जो निजाम उल मुल्क जुनैदी है, उसने, वो कौन था? वजीर था यहाँ पर, किसका? इल्तुतमिश का। ये चीज़ यहाँ पर आपको इतनी पता होनी चाहिए। आगे आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं रजिया सुल्तान के बारे में, जो कि एक मीडिएवल हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट वुमेन रूलर है। क्योंकि अगर हम मुस्लिम रूलर की बात करते हैं तो रजिया सुल्तान इज ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर जिसने मीडिएवल पीरियड में राज किया, ठीक है। इनके अलावा कोई नहीं आए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो रजिया सुल्तान हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हमें ज़्यादा याद नहीं करना है। बेसिकली क्या था, देखो नोबल्स होते थे हर कोर्ट में। तो जब यहाँ पर इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है 1240 में, डिफरेंट मतलब डिसीज की वजह से, इलनेस की वजह से, अब यहाँ पर क्या होता है कि आप फिर से एक वही हो गया कि सक्सेसर कौन होगा। तो अब देखा गया कि भाई चलो बेटे को बनाते हैं, लेकिन बेटा तो फिर से इनकॉम्पिटेंट निकल आया। अब बेटा फिर से इनकॉम्पिटेंट निकल आया, तो अब फिर से तलाश शुरू हुई कि अब यार किसको। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के दिमाग में ठीक है, बेटी बहुत स्ट्रांग है। जैसे आजकल वो वाला एक डायलॉग है ना, हमारी बेटियां किसी बेटों से कम है क्या? तो वही वाला डायलॉग जब भी चलता था कि हमारी रजिया सुल्तान किसी बेटे से कम है क्या, तो वही वाली बात है कि रजिया सुल्तान अपने भाई से भी ज़्यादा स्ट्रांग थी। अब लगा सकते हो कि मतलब कितनी स्ट्रांग होगी कि एक वुमेन को पहली बार यहाँ पर रूल मतलब राजा बनाने जा रहे हैं, सुल्तान बनाने जा रहे हैं दिल्ली का, वो भी यहाँ पर। लेकिन देखो बहुत सारे लोगों को ना जब वुमेन सत्ता में आती है ना, वो पसंद नहीं आती है। और ऐसे लोगों की मानसिकता बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन ये बात हमें कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब एक वुमेन रूल में आती है। घर में भी हमारे यहाँ आज वही एक पेट्रार्की चली आती है
कि भाई फादर की ही चलेगी। 90% घरों में ऐसा ही होता है कि मदर की नहीं चलेगी, बेशक मदर वेल एजुकेटेड है या बहुत सारी चीज़ें, और मदर की अगर कभी चलाने की कोशिश भी करेंगे तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं क्यों मेल सोसाइटी को, है ना, हम लोगों को, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। लेकिन यार हमें वो चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब तो हम बहुत एआई वाले मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। आप बोलोगे भैया क्या यार फालतू बात करने लग जाते हो। हम वापस से रजिया सुल्तान पे आते हैं। तो रजिया सुल्तान को सुल्तान के रूप में देखने के लिए, रजिया सुल्तान को सुल्तान के रूप में देखने के लिए बहुत सारे जो नॉवेल्स थे वो एग्री थे, और बहुत सारे लोगों को भाई वो एक फीमेल की बात मानेंगे, एक फीमेल को सुल्तान बनाएंगे, फिर उनकी बात माननी पड़ेगी, इसलिए एग्री नहीं कर रहे थे। तो जब एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था तो उनके इसका जो भाई था उसको बेसिकली रूलर बना दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन में ही पता चल जाता है कि भैया ये तो इनकॉम्पिटेंट है, तो उनको हटा दिया जाता है कि बेटा ठीक है तुम निकल जाओ। और जो रजिया सुल्तान के फेवर में थे वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि भाई ये इनकॉम्पिटेंट बैठा दिया है, यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी का सत्यानाश कर देगा। तो फिर वापस से बोलते हैं कि भैया ठीक है रजिया सुल्तान को बैठाओ, और जो नहीं चाह रहे थे रजिया सुल्तान को बिठाना उन लोगों को भी उनकी बात माननी पड़ती है, और रजिया सुल्तान को यहाँ पर सुल्तान बना दिया जाता है दिल्ली का, जो कि इनका रूलिंग पीरियड है 1236 से लेके 1240। ये फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम रूलर हैं मीडिएवल इंडिया की, हमारे मध्यकालीन भारत की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, सबसे ज़्यादा तो पेपर में यही इंपॉर्टेंट है। ऊपर से ये बेटी किसकी है, इल्तुतमिश की, कभी अगर आपके पेपर में पूछ ले तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर लिखी है, एक तो एक किताब है तवाकत ए नसीरी, जो कि मिनहाज उल अल सिराज ने लिखी है, और ये अपनी किताब में लिखते हैं कि कैसे रजिया सुल्तान अपने भाई से ज़्यादा स्ट्रांग थी। ये बिल्कुल, ये तवाकत ए नसीरी जो किताब है, मिनहाज मिनहाज अल सिराज लिखते हैं इस किताब को। इस किताब में बेसिकली ये डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे रजिया सुल्तान ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं एज कंपेयर टू हिज ब्रदर, ठीक है, हर ब्रदर, बेसिकली इंग्लिश में मुझे थोड़ी सही करनी पड़ेगी अपनी। तो ये 3 पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अगर थोड़ा सा डेप्थ में कभी पूछे तो ध्यान रखना। बेसिकली अल्तूनिया, बेसिकली देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, रजिया और अल्तूनिया का बेसिकली एक अफेयर्स था, लेकिन जो रजिया थी वो किससे शादी कर लेती हैं, याकूत से शादी कर लेती हैं। अब यहाँ पर अल्तूनिया क्या करता है, यानी याकूत भाई साहब का मर्डर कर देता है। जब याकूत भाई साहब का यहाँ पे मर्डर कर देता है और रजिया को यहाँ पर किला मुबारक में क्या कर देता है, भटिंडा में। ये ध्यान रखना कि कहाँ पर इम्प्रिजमेंट किया गया था रजिया का, अल्तूनिया के द्वारा, पेपर में पूछा जाता है। तो भटिंडा में यहाँ पर इसका इम्प्रिजमेंट कर लेता है। बाद में यहाँ पर ये जो रजिया सुल्तान थी ये एग्री हो जाती हैं अल्तूनिया से शादी करने के लिए, और अल्तूनिया रजिया से शादी कर लेता है। वही मोटिव था उसका याकूत को मारने का, ठीक है। इन सब लव स्टोरी में जो ये लव ट्रायंगल फॉर्म हुआ था इसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, जो नोबल्स नहीं चाहते थे कि एक फीमेल रूल करे, वो कुछ एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बेसिकली ये एक्सपेडिशन पे निकली हुई थी, तो इनकी 1240 में इनका मर्डर करवा दिया जाता है एक कॉन्स्पिरेसी के तहत। तो वहाँ पर 1240 में यहाँ पे इनका भी एक, मतलब इनका भी मर्डर हो जाता है और इनकी भी यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर रजिया सुल्तान की तो डेथ हो चुकी है, और रजिया सुल्तान की डेथ कब हो गई, 1240 में। कब डेथ हुई है यहाँ पर, तो 1240 में हुई है। अब भाई 1240 में जब इनकी डेथ हो गई, उसके बाद जो भी रूलर्स आए कोई भी प्रोमिनेंट नहीं था, कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रूलर नहीं आ पाया। कहने का मतलब जो सक्सेसर था, ये जो पीरियड था 1240 से लेके जो अब आगे हम बलवन वाला टाइम पीरियड पढ़ेंगे, मतलब 1266 तक का जो टाइम पीरियड था, वो एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो स्लेव डायनेस्टी थी उसके लिए बहुत अच्छा नहीं था। कोई भी प्रोमिनेंट रूलर उस वक्त तक नहीं आ पाया। अब टाइम पीरियड किसका आता है, अब टाइम पीरियड यहाँ पे आता है 1266 में, जहाँ पर गयासुद्दीन बलबन बेसिकली सुल्तान बनता है। तो थोड़ा सा हम बलबन के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। लिखना नहीं है आपको, जो लिखना होगा मैं बता दूंगा, जस्ट समझना है बलबन के बारे में। तो देखो बेसिकली क्या था, एक सुल्तान था नसरुद्दीन, जो कि उस टाइम पे रूल कर रहा था रजिया सुल्तान के बाद, जिसने रूल स्टार्ट किया। तो वहां पर बेसिकली ये क्या था, नायाब था। नायाब एक काफ़ी बड़ी पोजीशन होती थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। तो यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन कौन था, नायाब था। और बेसिकली नसरुद्दीन की बात करें, नसरुद्दीन उस वक्त दिल्ली का रूलर था, और जो कि इल्तुतमिश का छोटा बेटा भी था, ये ध्यान रखना। और नसरुद्दीन काफ़ी वीक रूलर था, बहुत स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रांग होता तो उसके बारे में हम जरूर पढ़ रहे होते। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो। और एक तरह से आप ये भी मान सकते हो कि रूलर तो यहाँ पर नसरुद्दीन था, लेकिन असली मायनों में देखा जाता है, या ये माना जाता है, बहुत सारी किताबों में ये लिखा रहता है, लिखा हुआ है
कि असली जो रूल कर रहा था ना वो बलवन ही कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पर बलवन एक तरकीब और खेलता है। हम जब से हिस्ट्री हमने शुरू की है, हम मैरिज अलायंसेस के बारे में जरूर पढ़ते आए हैं कि भैया पावर बढ़ानी है तो मैरिज अलायंसेस कर लो। अब यहाँ पर ये क्या करता है गयासुद्दीन बलबन, कि अपनी बेटी की शादी नसरुद्दीन से करा देता है। किससे करा देता है यहाँ पर? नसरुद्दीन से करा देता है। अब भैया दामाद बन गया। अब जब राजा दामाद बन गया तो ऑब्वियसली बात है कि जो पोजीशन है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखो किसी की पोजीशन बढ़ रही है, कोई सत्ता में आगे बढ़ता जा रहा है, उसके जो और साथी होंगे ना उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। सपोज कल को आप बहुत मेहनत करके सिलेक्शन ले लो तो ये और लोगों को रास नहीं आएगी, चाहे ये नहीं देखेंगे कि आपने मेहनत कितनी करी, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजी लगाई, क्या क्या स्मार्ट वर्क करे तुमने, लेकिन आपको बढ़ते हुए आगे अच्छी तरीके से अपने माँ बाप और आपकी फैमिली के अलावा आपको कोई नहीं देख सकता। तो सेम चीज़ यही हुई कि जो बलवन का जो ये राइज हो रहा था कि भाई अब तो एक तरह से असली रूलर हो गया, बस रूलर नहीं कह रहा था, रूलर गद्दी पे नहीं बैठा हुआ है, सारी चीज़ें तो अब यहाँ पर गयासुद्दीन बलवन ही संभाल रहा है। नसरुद्दीन तो एक तरह से कठपुतली मान लो यहाँ पे। तो जब ये बलवन का राइज देखते हैं तो जो और तुर्किश चीफ होते हैं ना, बेसिकली ये तुर्क से आए थे, तो तुर्किश जो और चीफ होते हैं वो इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब वो कहीं ना कहीं इसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं इसकी पोजीशन से, और एक कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर, पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में नहीं जानना हमें, एक कॉन्स्पिरेसी रची जाती है। उस कॉन्स्पिरेसी के तहत बेसिकली क्या करते हैं, इस बलवन को ना उसकी पोजीशन से यहाँ पर हटा दिया जाता है। अप्रोक्स 1293 की 53 की बात है, 1253 की बात है। तो इतना आपको हम जस्ट एक इसका बैकग्राउंड देख रहे हैं कि क्या होता है। और यहाँ पर जो बलवन था वो भी ज़्यादा इस चीज़ को नहीं करता है कि नहीं भाई मैं अपनी पोजीशन से नहीं हटूंगा, सारी चीज़ें ये आसानी से, ठीक है भैया मैं अपनी पोजीशन से हट जाता हूँ। लेकिन ये काफ़ी चालाक था, लगभग 1.5 साल लगा देता है, अपने अपोनेंट को अपनी तरफ कर लेता है, मैक्सिमम अपोनेंट को जो इसके खिलाफ थे उनको अपनी तरफ कर लेता है। और फिर से नसरुद्दीन के पास कोई चारा नहीं बचता है, और फिर से ये क्या बन जाता है, नायाब बन जाता है। तो ये एक बैकग्राउंड स्टोरी चल रही थी बलवन की, ठीक है, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी। ये 1266 से पहले की बात है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है कि 1265 आते आते क्या होता है कि नसरुद्दीन की यहाँ पर डेथ हो जाती है, जो दिल्ली का उस वक्त सुल्तान था। अब उसकी डेथ हो गई तो अब चाहिए था फाइनली कोई सक्सेसर, और जो इधर बेटे थे इनके नसरुद्दीन वगैरह के वो उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे। अब उस वक्त नायाब, ये मान लो कि दिल्ली सुल्तान के बाद अगर कोई पोजीशन होती थी तो नायाब होती थी। तो अब भाई कोई उसका बेटा तो सक्सेसर है नहीं, और यहाँ पर जो बेटा बात चलता था कि राजा का बेटा राजा बनेगा, वो तो दिल्ली सल्तनत में शुरुआत में ही खत्म हो गई थी, जब यहाँ पर आराम शाह को छोड़ के इल्तुतमिश को राजा बनाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर बलबन को ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी क्या बना दिया जाता है, यहाँ पर सुल्तान बना दिया जाता है दिल्ली का। तो इस तरह से आपको देखोगे कि बलबन थ्रोन सक्सीड करता है दिल्ली का, और दिल्ली का यहाँ पे सुल्तान बन जाता है 1266 में। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये पीछे का एक बैकग्राउंड था। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो ये पीछे की जो स्टोरी है मे भी उतना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आगे आपका ड्रीम यूपीएससी है तो आप कुछ चीजें नोट डाउन इनमें कर सकते हो। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन क्या था, जो चालीसा थी ना, मेंबर ऑफ 40 स्लेव्स था, उसी का एक मेंबर था, मेंबर ऑफ चहलगानी का ही एक मेंबर था। और इसका ओरिजिनल नेम उलुग खान था। क्या नाम था इसका ओरिजिनल? उलुग खान था, ये ध्यान रखना। और बेसिकली जो ये थ्रोन थ्रोन पे बैठता है ना, सारे जो इल्तुतमिश के फैमिली के मेंबर्स होते हैं ना उनको मार के बैठता है। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और ये जिले इलाही का टाइटल लेता है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, नोबल्स का भी जमाना, मतलब 40 स्लेव्स थे और ये सारी चीज़ें थी, तो इस टाइम तक दिल्ली में ये चलना लग गया था रूलिंग में कि भाई देखो जो राजा होगा ना वो ही सब कुछ नहीं होगा, और भी लोग होंगे उनकी भी चलेगी, कोई कहीं ना कहीं हद तक ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जब यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन बनता है ना राजा, वो बोलता है भैया राजा ही सब कुछ है, राजा की ही चलती है, जो सुल्तान है वही मेन है। और एक ये टाइटल भी अज्यूम करता है जिले इलाही का, मतलब कि जो राजा है ना, जो सुल्तान है, वो भगवान का भेजा हुआ है, भगवान की परछाया है, भगवान की छाया है। कौन? सुल्तान। तो बेसिकली ये अपने आप को एक तरह से स्टेप, अपने आप को आप मान सकते हो एक तरह से, बिल्कुल उस तरह से अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। मैं कौन से वर्ड्स में आपको बताऊं कि असली जो मोनार्की है वो एक सुल्तान के हाथ में ही है, और असली सुल्तान ही है, सुल्तान के अलावा सब नीचे हैं, चाहे नोबल्स हों चाहे कोई भी हो, सब नीचे हैं। ये इस चीज को
बेसिकली साबित करने की कोशिश करता है। और इसके थ्रू ये डिफरेंट चीज़ें भी करता है, जैसे यहाँ पर ये सिजदा और पायबोस भी करता है। सिजदा का मतलब समझते हो कि जब आप रूलर के सामने आओगे ना, तो आपको 90 डिग्री झुक के आगे की तरफ राजा को सलाम करना पड़ेगा, मतलब सुल्तान को सलाम करना पड़ेगा। पायबोस का मतलब तुम्हें उनके राजा जो होगा ना, जो सुल्तान होगा, उसके पैरों को चूमना पड़ेगा। ये दो पॉलिसी भी चलाता है, लगा लो, सिजदा और पायबोस, जिसमें किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क। ठीक है, और ये किस ट्रेडिशन था, अगर कभी पूछ ले कि सिजदा और पायबोस किस ट्रेडिशन थे, तो ये पर्शियन ट्रेडिशन से थे। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और यहाँ पर भाई ये माना जाता है कि ये इतना स्ट्रिक्ट रूलर था ना, कि छोटे छोटे जो कोई गलतियां भी कर देता था ना, उसको एकदम सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था इसके कोर्ट में। और ऐसा नहीं है कि ये नोबल्स नोबल्स पे भी इसने ध्यान रखने के लिए ना, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा विद्रोह ये सबसे ज्यादा अगेंस्ट नोबल्स होते थे। जब कोई नोबल्स में से निकल के, या चालीसा जैसी चहलगानी, जहाँ 40 मेंबर्स के एक आर्मी थी, वहां से निकल के जब राजा बनता है, तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट नोबल्स ही कॉन्स्पिरेसी रचते थे। तो ये बात घियासुद्दीन बलबन को बहुत अच्छे से पता थी। तो भाई साहब इन्होंने एक स्पाई सिस्टम भी चलाया था कि नोबल्स पे ध्यान रखो, कहीं उसके अगेंस्ट ना जाए नोबल्स। और बेसिकली ये जो चहलगानी था ना, इसे पता था भाई जैसे मैंने विद्रोह किया, कल को चहलगानी में से कोई और मेंबर निकल के भी विद्रोह कर सकता है, तो ये चहलगानी को ही खत्म कर देता है। तो जो चहलगानी थी वो किसने खत्म की, शुरुआत कौन करता है, इल्तुतमिश, और खत्म कौन करता है यहाँ पर, घियासुद्दीन बलबन। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना। और बेसिकली ये चहलगानी को खत्म करके एक तरह से मोनार्की स्टेब्लिश करता है, जहां पे ये बोलता है भाई राजा ही सब कुछ है, सुल्तान ही सब कुछ है। और इसके पीरियड में हमें देखने को मिलेगा बहुत सारा इस्लामिक कन्वर्जन भी, काफ़ी इस्लामिक कन्वर्जन हुआ है, खासकर ये जो पंजाब वाला रीजन था वहाँ पर। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप मन नहीं भी नोट डाउन करोगे तो चलेगा, लेकिन हाँ आपको समझ में आना चाहिए। सिजदा पाइबोस यहाँ पर जैसे मैंने बता ही दिया। और ये माना जाता है कि जो भी इसका विरोध करता था ना, उसको रूथलेसली मार दिया जाता था। मतलब इसका विरोध करना का मतलब है, बहुत सारे एविडेंस ऐसे मिले हैं कि इसने रूथलेसली मार दिया। और भाई साहब, इन भाई साहब का क्या कहना था, खुद एक जबकि गुलाम थे, इनका कहना था कि जब मैं किसी गुलाम को देखता हूँ ना, तो मेरा हाथ तलवार की तरफ चलना शुरू हो जाता, मेरा मन करता है कि मैं गर्दन काट दूं। और भाई साहब खुद एक गुलाम थे। अगर तुम घियासुद्दीन बलबन के कभी बारे में समझोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक बंदा यहाँ से कहाँ पहुंचा था। मतलब बहुत ब्लैक, मतलब देखने में भी अच्छा नहीं था, सारी चीजें वो, मतलब कभी पढ़ना घियासुद्दीन बलबन के बारे में। वैसे तो मतलब बहुत अच्छा रूलर नहीं था, लेकिन उसके अचीवमेंट के, एक बंदा जो एक आर्मी में स्लेव था, एक 40 स्लेव्स की जो आर्मी थी, वहां से कहाँ पहुंच जाता है, और वो सिजदा और पाइबस लोगों से अपना पैर चुम्बा लेता है, जो कि ऑब्वियसली गलत था, लेकिन उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो सब जायज था उस वक्त। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर ये बलवन की रही हैं। ये बेसिकली इसे एग्रीकल्चर में काफी दिलचस्प था। एक एग्रीकल्चर में नहीं, सॉरी, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का तो अभी हम आगे पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये कि ये मिलिट्री डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश करता है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने की मतलब स्ट्रेंथन करता है। और ये एक यहाँ पर मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दीवाने अर्ज। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि दीवाने अर्ज इस्टेब्लिश किसने किया, तो दीवाने अर्ज जो इस्टेब्लिश किया ना, यहाँ पर बलबन ही करता है। और इसने हर वो काम किए जो इसकी सुप्रीमेसी को दिखा सके, और ये दिखा सके कि भाई जो सुल्तान होता है वो सुल्तान होता है, और नोबल्स हमेशा सुल्तान के नीचे रहेंगे। उस चीज़ को दिखाने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की हैं। यहाँ पर और देख लेते हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि ब्लड और आयरन की पॉलिसी किसने स्टार्ट की, तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी घियासुद्दीन बलबन करता है। और ये किसके अगेंस्ट करता है, मेवाती कम्युनिटी के अगेंस्ट करता है। और ज़्यादा डेप्थ में हमें पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद कभी आपसे पूछ ले कि नौरोज फेस्टिवल की शुरुआत किसने की, तो नौरोज जो कि एक पर्सियन फेस्टिवल है, चाहे देखो सिजदा पाइबोस की बात कर लो जो कि एक पर्सियन ट्रेडिशन है, चाहे नवरोज फेस्टिवल की बात कर लो जो कि एक पर्सियन न्यू ईयर फेस्टिवल है, उसकी शुरुआत किसने की, तो घियासुद्दीन बलबन ने की। ध्यान रखना, बुग्र खान वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ बंगाल बाई बलबन। बेसिकली मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ, एक बेसिकली तुगरिक बेग था। ठीक है, बेसिकली ये रिवॉल्ट करता था बलबन के अगेंस्ट। ठीक है, और इसने बंगाल, बेसिकली ये बंगाल में रूलर था कौन, तुगरिल बेग, क्या नाम था इसका, तुगरिल बेग था। और ये बेसिकली बंगाल में रूल कर रहा था। और बेसिकली बंगाल उस वक्त दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आती थी, लेकिन इसने बलवान के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर दिया, बोल दिया भैया हम दिल्ली सल्तनत में नहीं है, हम तो एक इंडिपेंडेंट रूलर हैं बंगाल के। अब बंगाल क्या करता है, सॉरी, यहाँ पर बलवन क्या करता है, इसको मार देता है। और यहाँ पर एक
गवर्नर अपॉइंट करता है अपनी तरफ से, जिसका नाम होता है बुघल खान। और ये आपके एसएससी पेपर पॉइंट ऑफ पेपर में पूछा गया है, तो ऐसे मत सोचना कि ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। जो डेप्थ में बताता हूँ वो मैं आपको नोट डाउन करने से मना कर देता हूँ। और बेसिकली एक चीज़ और इसने कोशिश की करने की दिल्ली सल्तनत में, कि ये एक्सपेंशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसने कॉन्सिलिडेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया। किस पे? कॉन्सिलिडेट करना था इसे। एक्सपेंशन पे तो इसने ध्यान दिया ही दिया, लेकिन एज कंपेयर टू एक्सपेंशन, भाई कैसे आप किसी चीज को समेकन कर सकते हो, किसी चीज को कॉन्सोलिडेट कर सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस किया, जिससे कि इसका एम्पायर और ज्यादा अच्छे से बिल्डअप हो पाया इसके टाइम पीरियड में, बेसिकली बलबन के टाइम पीरियड में। तो ये बलबन के बारे में ध्यान होना चाहिए। और इसने बेसिकली थ्योरी ऑफ किंगशिप दी, कि भैया जो राजा है वही मोनार्क है, वही सब कुछ है, वही सुप्रीम है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि थ्योरी ऑफ किंगशिप किसने दी, तो ये पहला मुस्लिम रूलर था जिसने थ्योरी ऑफ किंगशिप दी। कौन था ये? घियासुद्दीन बलबन था यहाँ पर। और बलबन यहाँ पर नसरुद्दीन के यहाँ पर नायाब था, ये भी आपके एसएससी पेपर में पूछा गया है। तो ये चीज़ आप ये लोग यहाँ पे ध्यान रखना। ये ऑलरेडी जब मैं इसकी स्टोरी समझा रहा था, देखो स्टोरी बताना इसीलिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि नायाब कौन था, नसरुद्दीन कौन था, नायाब क्या होते थे। जब ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड होंगी, बेशक आप इनको नोट डाउन मत करो, बेशक इनको बार बार रिवाइज मत करना, लेकिन जब हम एक बार स्टोरी के थ्रू कुछ चीज़ समझ लेते हैं ना, तो आराम से आसानी से हमारी समझ में सारी चीज़ें आ रही होती हैं। फिर बलबन के बाद मतलब बलबन की डेथ हो जाती है 1287 में, और इसके बाद फिर से वही खेल शुरू हो जाता है कि भाई कौन यहाँ पर इसका सक्सेसर होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से वही शुरू हो जाती हैं, और इसका जो मतलब वीक पड़ने लग जाता है यहाँ पर सिलेब डायनेस्टी। और लास्ट रूलर होता है यहाँ पर कैकुबाद, और कैकुबाद को यहाँ पर कौन मार देता है? एक खलजी रूलर होता है जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। खलजी रूलर बताओ कौन था जो इसे मार देता है? तो यहाँ पर जलालुद्दीन एक खलजी रूलर होता है जो यहाँ पर इसे मार देता है। और यहाँ पर ये सिलेब डायनेस्टी का क्या हो जाता है? खत्म हो जाती है। और कौन सी सन में मारता है अगर कभी पूछ ले तो 1290 में मारता है, क्योंकि 1290 में यहाँ पर हम अब एक नई डायनेस्टी की शुरुआत करने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। और वो दिल्ली के अंदर कौन सी डायनेस्टी होगी? खलजी डायनेस्टी होगी। और यहाँ पर बेसिकली अब तुर्क्स का जो राज है वो खत्म होगा, और अफगान्स का यहाँ पे जो राज है वो शुरू होगा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? खलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं खलजी डायनेस्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पर अभी हमने देखा कि जो बलबन की डेथ होने के बाद सिलेब डायनेस्टी क्या है, धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, और इसी का फायदा खलजी डायनेस्टी के रूलर जलालुद्दीन उठाते हैं। और जलालुद्दीन क्या करते हैं? कैकुबाद की यहाँ पर हत्या कर देते हैं, और एक खलजी वंश का यहाँ पर स्थापना कर देते हैं। और खलजी वंश का स्थापना का मतलब जानते हो कि अब जो पावर है वो तुर्किश नोबल से ट्रांसफर होकर किधर आ जाएगी? अफगान्स के पास आ जाएगी, क्योंकि जो खलजी डायनेस्टी थी कहाँ की थी? अफगान की थी। अब अगर इसके जो फाउंडर हैं वो अभी हमने देखा कि कहाँ के थे, मतलब कि कब फाउंड करते हैं, तो 1290 में करते हैं खलजी डायनेस्टी के, अगर अभी कभी आपसे फाउंडर पूछ लें तो। अब यहाँ पर इनका जो राज रहता है 1290 से लेकर 1296 तक रहता है, बेसिकली 6 साल तक यहाँ पर ये राज करते हैं। और बेसिकली ये जो बलबन के हार्श मेथड है ना, जो बलबन की जो अभी तक हार्श मेथड जो मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे ऑफेंसेस को लेके बड़े बड़ी पनिशमेंट दिए जाते थे, ये उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और अगर कभी आपसे पेपर में पूछ ले कि पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस कौन चलाता है, पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस यहाँ पे चलाता है कौन? तो यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी चलाता है, जिसके तहत जो एक हार्श मेथड थे उनको कम किया जाता है, उनको मिटिगेट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़, बेसिकल जो जलालुद्दीन खिलजी था बेसिकली एक मुस्लिम रूलर था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देने की मतलब ज़रूरत है कि यहाँ पे जो ये रेस्पेक्ट देता था सभी धर्म के लोगों को देता था। और उस वक्त क्या था कि इंडिया को सब इस्लामिक स्टेट बनाने में लगे पड़े थे, लेकिन इसने मना कर दिया था कि भैया इंडिया को इस्लामिक स्टेट नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इंडिया में जो हाईएस्ट मेजोरिटी है वो हिंदूज की है। तो कहीं ना कहीं इसकी टॉलरेंस पॉलिसी इसके रूल में, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखने को मिलती है। लेकिन वो हमारे एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो इसके बाद रूलर आएगा। अब देखो हम यहाँ पर स्टार्ट किसके बारे में करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब 1296 में, बेसिकली 1296 में, पहले देखो अलाउद्दीन खिलजी कौन था। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ना अवध का गवर्नर था। और 1296 में क्या करता है? अंकल और सन इन लॉ भी थे, ठीक है, जलालुद्दीन की बेटी से इन्होंने शादी भी की थी बेसिकली। तो अंकल भी थे और यहाँ पर इसके एक तरह से बोल सकते हैं ससुर भी थे। इनको धोखे से मरवा दिया जाता है, इनका मर्डर कर दिया जाता है, और भैया खुद आके ये थ्रोन पे यहाँ पे बैठ जाएगा। अब यहाँ का सुल्तान कौन बन गया दिल्ली का 1296 में? तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर
यहाँ पर सुल्तान बन जाता है। अब जब ये देख बहुत सारे जो नोबल्स होते हैं वो इसके अगेंस्ट हो जाएंगे। ऑब्वियसली बात है कि ये जब तुम किसी के राजा को मार दोगे तो वहाँ के नोबल्स तो आपके अगेंस्ट हो ही जाएंगे। तो अब बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो गए, इसके नोबल्स अगेंस्ट हो गए। अब ये उनको धमकाने के लिए ये मानो इतना रूथलेस मेथड को अपनाता है, आप सोच के भी घबरा सकते हो। बहुत ज़्यादा रूथलेस रूलर है ये, और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एकदम बोल्ड एक्सपेरिमेंट करने वाला रूलर था अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर एकदम रूथलेसली अपनाता है, कोई इसके मतलब अपोनेंट की हवा खराब करके रख देता है, और नोबल्स को भी बाद में इसके आगे झुकना पड़ता है। और जो रेवेल करता था, ये मानो कि उसको तो ये पनिशमेंट देता ही देता था। कभी अगर आप किसी से पूछे कि जैसे किसी ने इसके अगेंस्ट रेवल किया और उसके बच्चे, उसकी पत्नियों को, उसके वाइफ को भी ये पनिशमेंट और हार्श पनिशमेंट देता था, तो ये मानो कि लोग इसके अगेंस्ट जाने से डरने लग गए। इतना रूथलेसली इसने पॉलिसी अपनाई थी। और लगभग ये 20 साल यहाँ पे रूल करता है दिल्ली सल्तनत पे, और वहां पर इसकी रूपरेखा बदल के रख देता है दिल्ली में। जैसे ये बहुत सारी पॉलिसी अपनाता है यहाँ पर। ये माना जाता है कि जो फेस्टिवल थे ना, वो भी लोग इसके बिना परमिशन के सेलिब्रेट नहीं करते थे। इसने वाइन्स, इंटॉक्सिकेंट सबको बैन करा दिया। इसने भी एक स्पाई सिस्टम यहाँ पर बताते हैं कि इस्टेब्लिश किया था, किसके लिए, नोवेल्स पे ध्यान रखने के लिए कि कोई इसके विरुद्ध में ना जाए। और अगर आप इसके सक्सेशन के बारे में देखो ना, तो 1299 में बेसिकली ये गुजरात को कॉन्कर्ड करता है। पहले इन्वेड करता है, फिर कॉन्कर्ड करता है। किसके साथ? एक इसका जनरल होता है उलुग खान। कभी अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि इसके उलुग खान कौन था, तो इसका जनरल था उलुग खान। पेपर में पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, उलुग खान। एक इसका जनरल था नुसरत खान। इसके साथ मिलके, इन दोनों के साथ मिलके बेसिकली ये क्या करता है, गुजरात को इन्वेड करता है और कॉन्कर्ड कर लेता है। लेकिन ठीक है, वो इतना कब किया वो इतना याद मत रखो, नोट डाउन भी मत करो। 1301 में अगर हम बात करें तो इसने क्या कैप्चर किया था, रणथंभौर इसने कैप्चर किया। उसके बाद चित्तौर, जो कि आप मूवी आई थी पद्मावत, उसमें भी देखा होगा, मालवा, धर, उज्जैन, मेवाड़, चंदेरी, बहुत सारी जगह थी। मुझे तो सारी जगहों के नाम भी खुद नहीं याद। बहुत सारी जगह थी जो इसने धीरे धीरे कैप्चर करता चला गया। और ये पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया पर भी हमला किया। एक इसका मलिक कफूर जनरल था, जिसको इसने 1000 दिनारी में खरीदा था। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मलिक कफूर, आपने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो वहां पे देखा होगा मलिक कफूर को दिखाया गया है। तो यहाँ पर मलिक कफूर भी इसका एक जनरल था, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। कितने में? 1000 दिनार। तो कभी अगर आपसे पूछ ले इसका नाम क्या बढ़ गया था, 1000 दिनारी, तो अगर कभी पूछ ले कि 1000 दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मलिक कफूर को। तो बेसिकली इसने साउथ इंडिया पे भी एक्सपेडिशन किया था। किसके साथ, मतलब किसको भेजा था, मलिक कफूर को भेजा था कि जाओ भैया साउथ इंडिया पे अटैक करो। और मलिक कफूर साउथ इंडिया में कुछ रीजन्स पे अटैक भी करता है, उसको दिल्ली सल्तनत में शामिल भी करता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे पढ़ना जरूरी नहीं है हमें, ठीक है। और ये भी माना जाता है कि इसने 12 बार मंगोल्स को हराया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इसके आप सक्सेशन देख सकते हो या इसके ये अचीवमेंट देख सकते हो, ठीक है। अब हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले तो ये अपने अंकल या सर फादर इन लॉ को मार के क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। ये हम देख चुके हैं। ये फर्स्ट सुल्तान था जिसकी परमानेंट आर्मी थी। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये फर्स्ट सुल्तान था इसकी जो परमानेंट आर्मी थी, और अपनी परमानेंट आर्मी को ये कैश में पेमेंट करता था। और कैश में पेमेंट करने वाला, क्योंकि इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन था ना पूरा कैश में था, इसलिए आर्मी को भी कैश में ही पेमेंट किया जाता था। तो कैश में पेमेंट करने वाला ये फर्स्ट सुल्तान बना था, ये चीज़ भी ध्यान रखना। इसने अलाई फोर्ट बनवाया जो कि रेड सैंडस्टोन से बना था, ठीक है। पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स इसने बनवाया, ये चीज़ ध्यान रखना। ये अलाई दरवाज़ा बनवाता है जो कि कुतुब मीनार का क्या है, एंट्रेंस गेट है। इसने श्री फोर्ट का निर्माण कराता है, ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसने एक स्पेशल ऑफिशियल पोस्ट की शुरुआत की थी जिसको हम मुस्तक राज बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं हम, मुस्तक राज बोलते हैं। ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसने मलिक कफूर को 1000 दिनार्स में खरीदा था, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखोगे। इसकी ही सेंड हिज आर्मी मलिक कफूर कमांड टू कॉन्कर साउथ इंडिया, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देवगिरी द फर्स्ट साउदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, बिगिनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत एक्सपेंशन इनटू साउदर्न इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो देवगिरी थी, सबसे पहले जो मलिक कफूर ने अटैक किया था वो देवगिरी पे किया था, ठीक है। तो ये भी आपका एसएससी पेपर में पूछा गया, तो ये भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेना कि जो सदर्न रीजन का जो इसका एक्सपेडिशन था, जो कैंपेन था,
सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कहाँ पर किसको ये कॉन्कर करते हैं, कहाँ पर ये अटैक करते हैं, तो देवगिरी पे करते हैं। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अब थोड़ी सी यहाँ पर हम पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं अलाउद्दीन के बारे में। तो सबसे पहले तो परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी या परमानेंट आर्मी जो इस्टेब्लिश करने वाला पहला रूलर कौन बना, अलाउद्दीन खिलजी बना। और इसने बहुत अच्छी चीज़ें भी की, जैसे इसने छोटी से छोटी चीज़ों का, बड़ी से बड़ी चीज़ों का जो प्राइस था वो एकदम फिक्स कर दिया, चाहे वो गेहूं है, चावल है, दालें हैं, कुछ भी है, भाई इसका इतना रेट रहेगा, इतना इसका रेट रहेगा, वो सब फिक्स कर दिया। चाहे महंगे कपड़े हैं, चाहे सस्ते कपड़े हैं, सुई से लेके मतलब हॉर्सेस और आपके कुछ भी चीज़ें थी, हर एक कमोडिटी का क्या था, इसने प्राइस फिक्स कर दिया था। तो कभी आपसे पेपर में पूछ ले कि जिसने कमोडिटीज का या जो वस्तुओं का प्राइस फिक्स किया था वो रूलर कौन सा था, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये आपको पता होना चाहिए। और इसने 3 मार्केट सेटअप की थी, ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा जाता है, सेटअप 3 मार्केट। ठीक है, 3 मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ पर पहली एक मार्केट थी जहाँ पर फूड ग्रेन्स मिलेंगे, दाल, चावल, गेहूँ, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक मार्केट आपकी क्लॉथ्स देखने को मिलेंगे, एक में आपको स्लेव और कैटल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हर एक मार्केट की निगरानी के लिए एक इंसान, एक ऑफिशियल नियुक्त किया जिसका नाम, जिसको हम बोलते थे उस वक्त सहाना। ये भी पूछ लेते हैं कि जो इसकी देखभाल करते थे इनका क्या मतलब था, मर्चेंट पे देखभाल रखना, और हर एक कमोडिटी की प्राइस, कोई प्राइस में बेच रहा है या नहीं बेच रहा, हर एक कमोडिटी की प्राइस को फिक्स कराना इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उस वक्त इनकी जो पोजीशन थी उसको क्या बोला जाता था, सहाना बोला जाता था। ये भी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ पर ये एक और चीज़ अच्छी करता है, जैसे लैंड, इनका जो मैक्सिमम इकोनॉमी डिपेंड थी वो लैंड रेवेन्यू टैक्स पे थी। तो पहले क्या होता था कि जिस पर जितनी ज़्यादा ज़मीन उतना ज़्यादा उस पर टैक्स लगता था, लेकिन इसने क्या करा कि भैया ऐसा नहीं है कि जिस पे जितनी ज़मीन उतना ज़्यादा टैक्स। इसने बोला जिसका जितना ज़्यादा प्रोड्यूस उस पर उतना ज़्यादा टैक्स। अब इससे क्या था कि कोई गरीब था, उस पर सपोज खेत तो बहुत था लेकिन वो फर्टाइल नहीं था, लेकिन वहाँ पर सपोज 1 बीघा पे इतना टैक्स है तो उसे टैक्स तो बराबर ही देना पड़ता था। अब इसने क्या कहा कि भैया हम जमीन पे नहीं लगा रहे, हम प्रोड्यूस पे लगा रहे हैं, आपकी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टैक्स दो, कम होगी तो कम टैक्स दो। तो बेसिकली इससे जो पुअर थे, बेसिकली पुअर कौन होंगे, जिनकी लैंड तो है बट फर्टाइल नहीं है। लेकिन अब देखो, एक इंसान था जिसके 10 कुंटल गेहूं हो रहे थे, एक उसी उतनी ही जमीन में एक इंसान था जिसके 5 कुंटल गेहूं हो रहे थे। अब टैक्स बराबर है, सपोज इसे भी 2 कुंटल राजा को देना है, इसको भी 2 कुंटल राजा को देना है, ठीक है, तो टैक्स तो बराबर चला गया। लेकिन इसने क्या कहा कि भाई अगर तुम्हारा प्रोड्यूस ज़्यादा होगा तो ज़्यादा टैक्स दो, और प्रोड्यूस कम होगा, सपोज अगर आप प्रोड्यूस पे 10 कुंटल पे 2 कुंटल दे रहे हो तो आपको 1 ही कुंटल देने की जरूरत है। तो बेसिकली यहाँ पर जो पुअर्स हैं उन पर बर्डन कम होता है। तो ये एक इसने अच्छी भी चीज़ करी थी। और यहाँ पर जो ये रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, और उस ऑफिशियल्स को कभी पूछ ले क्या बोलते हैं, तो उसको आमिल्स बोलते थे। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये भी कभी अगर आपके पेपर में पूछे तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर 1316 में क्या होती है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद हम फिर से वही देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 2 ही रूलर आए, एक जलालुद्दीन खिलजी, एक अलाउद्दीन खिलजी। अब 1316 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद कोई कॉम्पिटेंट या कोई स्ट्रांग रूलर खिलजी डायनेस्टी के अंदर नहीं आ पाया। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, खिलजी डायनेस्टी का भी खत्म होना लगता है। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अलाउद्दीन के खिलजी के बारे में कुछ बचा है क्या। ओके, अभी हम थोड़ी और चीज़ें हैं जो हम करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कोर्ट पोइट के बारे में, जस्ट बेटा सेकंड, फिर मैं आपको इसकी एंडिंग बताता हूँ अलाउद्दीन खिलजी की। तो सबसे पहले तो देखो, कभी अगर आपसे पूछ ले कि दाग सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो दाग सिस्टम और चेहरा सिस्टम तो ये अलाउद्दीन खिलजी करता है, ये पता होना चाहिए। जैसे 3 मार्केट थी वैसे ही 3 प्रकार के टैक्स थे। एक जजिया टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगता था, एक घरई टैक्स था जो कि हाउस टैक्स था, एक चरई टैक्स था जो कि ग्रास लैंड पे लगता था, जो एनिमल उस ग्रास पे अपनी जो एनिमल्स थे उनको चराते थे, ठीक है। और जजिया के बारे में तो आपको पता ही है कि जजिया इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ पर ये मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करता है। जो जजिया पहली बार शुरू किया गया है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर जजिया किसके द्वारा सबसे पहले शुरू किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर ये एक ऑफिसर को नियुक्त करता है जिसको हम बरीद बोलते हैं। बेसिकली वो क्या था, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर था,
ठीक है। और एक जो सीक्रेट स्पाइज जो इसने सेटअप किया था उनको क्या बोलते थे, मुनिहांस बोलते थे। ये सब आपके एसएससी पेपर में पूछे गए हैं। कभी अगर आपसे टॉम्ब पूछ ले कि अलाउद्दीन की टॉम्ब कहाँ पर है, तो इसकी जो टॉम्ब है वो दिल्ली में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो देखो इसके यहाँ पर एक कोर्ट पोइट था जिसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हम तूते हिंद के नाम से जानते हैं, या पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल अलाउद्दीन खिलजी ने ही दिया था। कभी आपसे पूछ ले कि किसने पैरट ऑफ इंडिया का टाइटल दिया, किसको, यहाँ पर अमीर खुसरो को। तो यहाँ पर अमीर खुसरो को जो टाइटल दिया जाता है पैरट ऑफ इंडिया या तूते हिंद का, वो अलाउद्दीन खिलजी ही देता है। और यहाँ इसके ही कोर्ट पोइट में यहाँ पर अमीर खुसरो था, ये ध्यान रखना। आपसे अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है कि जो अमीर खुसरो था किसके कोर्ट में पोइट था। साथ ही में ये कव्वाली सिस्टम भारत में शुरुआत करता है। ठीक है, इसी के टाइम पीरियड पर, ये नहीं करता लेकिन इसी के टाइम पीरियड पे बेसिकली कव्वाली सिस्टम भारत में शुरुआत होती है। उसको कौन करता है, अमीर खुसरो यहाँ पे करता है। ठीक है, अमीर खुसरो वाज द फर्स्ट टू मेंशन द इंसिडेंस ऑफ जौहर। देखो जौहर आपने सबने पता होगा, जौहर क्या होता था, पद्मावत मूवी में भी देखा होगा। जिसने नहीं देखी है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जौहर बेसिकली क्या होता था, जैसे कोई राजपूत रूलर है, ये बेसिकली राजपूत जो फीमेल्स थी मतलब वो लोग ही करते थे, राजपूत फीमेल्स। और अगर आप देखोगे ना भाई, कभी पढ़ोगे इसके बारे में, तो आपको पता चलेगा क्यों राजपूत को इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है इतिहास में, क्यों राजपूतों को इतना स्ट्रांग माना गया है। भाई रूह कांप जाएगी। देखो पहले क्या होता था, जैसे किसी राजा को मार दिया, अब उनके जो वाइफ्स वगैरह होती थी, उनकी बहन बेटियां जो होती थी ना, उनको एक तरह से बहुत गलत तरह से इनका यूज किया जाता था। एक तरह से आज के टाइम में अगर आप बोलोगे चलो छोड़ो वो सब चीज़ें, लेकिन बेसिकली इनको सेक्स वर्कर बना के रख दिया जाता था, ये मानो आप इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो। आप देखोगे ना तो रूह कांप जाएगी अगर कभी पढ़ो ढंग से तो। इसीलिए यहाँ पर ये जो जौहर है ये स्टार्ट हुआ था राजपूत के टाइम पर। जौहर में क्या होता था कि अगर सपोज कोई राजपूत रूलर मर गया, तो उनकी जो वाइफ वगैरह होती थी, जो दासियां और जो उनके यहाँ फीमेल्स होती थी जिनके हस्बैंड मर चुके हैं युद्ध में, वो जौहर करती थी। जौहर का मतलब अपने आप को, मतलब आग के प्रति दे देना अपने आप को, कि उनका अपने आप को बचाने के लिए, अपने शरीर को बचाने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि कोई उन्हें छू ना पाए उनके हस्बैंड के अलावा, वो अपने बलिदान दे देती थी, अपना त्याग कर देती थी। उस प्रोसेस को हम जौहर बोलते हैं। और इसका मेंशन हमें अमीर खुसरो के टेक्स्ट से मिलता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों में चलो छोड़ो। यहाँ पर 1316 में क्या होता है, मलिक कफूर क्या करता है, यहाँ पर थ्रोन को बेसिकली सीज्ड कर लेता है अलाउद्दीन की डेथ के बाद। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब मलिक कफूर कौन था, बेसिकली जनरल था जिसको हजार दिनारी भी हम बोलते हैं। और यहाँ पर जो जफर खान है, एक बार पेपर में पूछा गया था कि जफर खान कौन है, ये बेसिकली फेमस जनरल था अलाउद्दीन खिलजी का। और देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर खलजी डायनेस्टी के आने वाले सक्सेसर्स की, तो देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि अलाउद्दीन खलजी लास्ट कॉम्पिटेंट रूलर था। उसके बाद दो रूलर और आते हैं खलजी डायनेस्टी से जो कि इनकॉम्पिटेंट होते हैं, जो कि वीक रूलर्स होते हैं। और धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद यहाँ पर जो खलजी डायनेस्टी थी उसका पतन होना, उसका डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अगर कभी आपसे पूछ ले कि अलाउद्दीन खिलजी को कौन सक्सीड करता है, तो पहले तो यहाँ पर जो उसका जनरल था जिसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था, जिसको हम हजार दिनारी भी बोलते हैं, क्या नाम था बताओ यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था 1316 में मलिक कफूर कब्जा कर लेता है। और उसके बाद जो गद्दी पे बैठता है, जो सुल्तान बनता है, वो है आपका यहाँ पर मुबारक खान। 1316 से लेके 1320 तक, लेकिन ये भी इनकॉम्पिटेंट साबित होता है, ये भी वीक रूलर साबित होता है, ये भी अच्छे से रूल को नहीं संभाल पाता है। धीरे धीरे क्या होती है कि जो दिल्ली सल्तनत में प्रोविंसेस थी वो अपने आप को इंडिपेंडेंट वहाँ पर घोषित करने लग जाते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे सेंटर में जो सरकार है, हमारी प्रधानमंत्री की जो सरकार है, वो वीक पड़ने लग जाए, उसको सपोर्ट ना मिले, वहाँ का प्रधानमंत्री ही कमजोर पड़ने लग जाए, और फिर अपनी अपनी जो स्टेट है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, ये जो स्टेट है अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करने लग जाए कि भैया हम तो इंडिपेंडेंट है, हम इंडिया के अंदर आते ही नहीं है, अब हम अपनी स्टेट में वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। तो आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कहीं ना कहीं आपको यही देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में। और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत आपका यहाँ पर खत्म होने लगता है, मतलब दिल्ली सल्तनत में खलजी डायनेस्टी यहाँ पर खत्म होने लगता है। और लास्ट जो रूलर बैठता है, जो लास्ट सुल्तान बनता है, वो बनता है खुसरो खान, जिसको 1320 में मार देता है कौन, गाजी मलिक, जिसका नाम घ्यासुर
गयासुद्दीन बलवन नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तुगलक होना चाहिए। और यहाँ से फिर एक नई डायनेस्टी की नींव रखी जाती है, एक नई डायनेस्टी फाउंड होने जा रही है। और उस नई डायनेस्टी को आज हम इस लेक्चर में फाउंड नहीं करेंगे, कल का लेक्चर में आपको आना पड़ेगा उस डायनेस्टी का फाउंडेशन करने, उस डायनेस्टी की नींव रखने। तो कल के लेक्चर में हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे दिल्ली सल्तनत, और कंप्लीट दिल्ली सल्तनत करने के बाद इस टॉपिक से जितने भी आपके एमटीएस 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हम कवर कर लेंगे। और आई होप ये जो हम लेक्चर्स कर रहे हैं हिस्ट्री के, ये आपको अच्छे लग रहे होंगे, आपको नॉलेज गेन करने में भी हेल्प करेंगे, और आपको जो कंटेंट है वो भी हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है। मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ें लिखनी है, कौन सी चीज़ें जस्ट आपको समझनी है, कौन सी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। और देखो ये वन ऑफ द बेस्ट बैच हो सकता है अगर आप इसको डेडिकेटली फॉलो कर लोगे ना। मैं बता रहा हूँ यहाँ से बाहर आपके सवाल नहीं आएंगे, हमने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है। अगर 1% यहाँ से बाहर भी सवाल आएगा तो फिर वो किसी से नहीं होगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं एटलीस्ट अपनी प्रतिक्रिया एटलीस्ट अपनी फीडबैक जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या नहीं, या अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मुझे इंप्रूवमेंट क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक, आपकी फीडबैक सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है और हर एक टीचर के लिए उनके स्टूडेंट्स की। और देखो तो मैं तो टीचर्स भी नहीं हूँ, मैं तो आप में से ही एक हूँ, आपका बड़ा भाई हूँ, तो मेरे लिए आपकी जो फीडबैक है वो बहुत मैटर करती है। तो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम फाउंड कर रहे होंगे किस डायनेस्टी को, तुगलक डायनेस्टी को। फिर उसके बाद हम सैयद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम कौन सी डायनेस्टी, लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसका एंड करेगा बाबर आकर, जो कि हम एक लेक्चर के बाद फिर उसके दूसरे वाले लेक्चर में देख रहे होंगे, मुगल एम्पायर की शुरुआत कर रहे होंगे वहां से, फिर वो आने वाले लेक्चर्स में ऐसे हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।